लेकिन उससे पहले आप देखिए कार्यकर्ता नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, कितने खुश हैं। बहुत ज्यादा विरोधी के संघर्ष जो है काफी दिनों में चल रहा था और उसकी दवाई कितने नाचता रहे एक कार्यकर्ता जो है जो पागल हो गया है। अधिकारी की तस्वीर मैं उत्तर प्रदेश के वजहवासी मुख्यमंत्री से पश्चिम बंगाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे उनका एक संवाद होगा, क्योंकि ये इतिहास है जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पश्चिम बंगाल में रच लिया है। ये जो चुनाव है उसमें साफ तौर पर एक और चीज देखने को मिली है कि एक तरफ संघ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड पर मौजूद कार्यकर्ता, दोनों ने एकदम एक साथ मिलकर जो भी वहाँ वॉर रूम में या बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बन रही थी, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। पिछली बार आप याद कीजिए ममता बनर्जी की तबीयत खराब हो गई थी, उनको चोट लग गई थी, व्हील चेयर पर बैठ गई थी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड जो है विक्टिम कार्ड, वहाँ पे सब पॉलिटिकल पंडित ने कहा कि दीदी के हक में गया है, क्योंकि दीदी से कहीं ना कहीं अटैच हो गए सबके सब कि दीदी मतलब बंगाल है। इस बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को देखा होगा, वहाँ पर एक बार भी प्रधानमंत्री ने दीदी का जिक्र नहीं किया, वैसे नहीं किया, ना नाम लिया, ना सीधा उन पर अटैक किया, क्योंकि पिछली बार दीदी और दीदी वो मुद्दा भी बड़ा चल गया था। इस बार बहुत फूक कर भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखा है और वो यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दिया और इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 293, देखिए एक फाल्टा की जो सीट है, याद कीजिए जब चुनाव हो रहे थे और उसी दरमियान एक ईवीएम मशीन लगी थी, वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पर टेप से बीजेपी वाला जो ऑप्शन था उसको एकदम आउट कर दिया गया। टेप भी लगाए, परफ्यूम भी लगाए, इतर लगा दिया ताकि पता लग जाए बाहर जाकर किसने वोट दिया है। संतोष भारतीय जी अब मुस्कुरा रहे हैं, जब से आए हैं पहली बार आप मुस्कुराए, मैं तब से देख रहा था आपका चेहरा पता नहीं क्यों उतरा हुआ था। संतोष जी ये वाला मॉडल तो हमने देखा ही नहीं है तो कहीं और। वैसे कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, ईवीएम में सेटिंग पता नहीं क्या क्या, ये जो टीएमसी पर टेप, बीजेपी पर टेप और इतर लगा दी, पता लग जाए बाहर जाकर किसके वोट दिया, ये तो बड़ा क्रिएटिव आइडिया है संतोष भारतीय जी जो देखने को मिले इस बार, नहीं संतोष जी? कि इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, जो बिना किसी संगठन के चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते हैं, नंबर 1। और दूसरा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये शर्त रखी है कि राहुल गांधी पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट में कि कौन कहाँ से लड़ने वाला है, नहीं तो लड़ेंगे आप 100 पे और जीतेंगे 4 पे या 8 पे या 10 पे। तो इसलिए आप जब पहले अपनी सीटें बताएं, कैंडिडेट या बताएं, उसके बाद सीटें आप हमसे। लेकिन अगर आप कहें कांग्रेस अगर मिलकर लड़ लेती टीएमसी से तब भी कौन से नतीजे बदल जाते? कांग्रेस की वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी कांग्रेस का संगठन कौन सा था, लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर ममता बनर्जी को एक तरफ करप्ट बता रहे थे और दूसरी तरफ आप जीतने की बात कर रहे हैं कि मिल के लड़ते तो क्या होता। तो ये बात देखिए, हर जगह इन्हें कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा था कि राहुल गांधी वहाँ उनको करप्ट बता रहे थे और यहाँ पर साथ लेने की बात कर रहे थे, नहीं चलता है। अच्छा, स्टूडियो में बादल देवनाथ भी आ गए, 6 ये और कितना नीचे जा सकता है आपके हिसाब से? इतनी उम्मीद की थी आपने? और बीजेपी 192, बादल देवनाथ जी आपको विश्वास के होगा कि नहीं पता नहीं, मैं बाहर गया था कुछ जानकारी लेने के लिए। जिस जिला में, ऐसे बहुत सारे जिला है जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता वोट का कुछ नहीं है। हाँ, 5 महीने से सीआरपीएफ है, भाजपा के लिए काम कर रहा है। हर सभा में ड्रेस उतार के बहुत सारे लोग सभा में भीड़ भी किया था, लेकिन अभी तक मेरे पास जितना जानकारी है 74 के ऊपर काउंटिंग नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वही एक ही जगह पर अटक रहे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा शाम को 7 बजे के बाद आपने किसको वोट दिया?
शाम को बादल भाई। 7 बजे शाम को बादल 7 भाई ने तो बजे वोट बाद ही नहीं किया, नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं वोट किया नहीं भैया, नहीं मेरा टाइम नहीं आपने हुआ वोट नहीं किया बादल आपके भाई। पास टाइम ही नहीं था। नहीं आपने नहीं टाइम बीजेपी का वोट कम करा बेसिकली, क्योंकि आप दिल से तो बीजेपी को ऐसा चाहते की हैं। बात नहीं है सर, साल तक कुछ नहीं मुझे। मेरा 10 बजे फ्लाइट था और 2 घंटा 8 बजे तक 6 बजे 8 बजे तक मैं लाइन में था। बूथ मेरा ये घर और ये क्लब, ये मंदिर मेरा और एक उस जगह में मेरी स्कूल 10-15 आदमी 6 बजे से मैं 2 घंटा था, तो दोनों रूम में मिशन खराब था। आपने फ्लाइट के चक्कर में वोट नहीं दिया। यस 8 बजे तक फ्लाइट के मैंने चक्कर? 2 घंटा वेट किया, 2 घंटा लास्ट सेक्टर ऑफिसर को बोल के मैं निकला। लोकल लोगों को मैंने बोल दिया जब मेरा को टाइम नहीं है, 2 घंटे 1 घंटा पहले अच्छा, बादल एयरपोर्ट जी, में जाना लेकिन पड़ेगा, आप एक इसलिए मिनट नहीं से दे बादल पाया। भाई। ये सब जानता है। बादल भाई, Yes. ये आंकड़े आप मानेंगे या फिर अभी तक नहीं। सीआरपीएफ को भारतीय जनता अभी पार्टी तक का सुबह जो कार्यकर्ता मैंने देंगे? बोला, हाँ। सुबह जो मैंने बोला अभी भी वही बोलूंगा। शाम को 7 बजे के बाद कंग्रेचुलेशन दूंगा। 7 बजे अभी भी शाम को इंतजार 7 कर बजे रहे के हैं, बाद। ठीक है, लेकिन हम भी इंतजार करते हैं। अब ये बिल्कुल। आंकड़े जो है मैं फिर कह रही देखिए, हूँ, ये हर आप चीज- नहीं, मोटा मोटी यही दुख- आंकड़े रहने दुख वाले। इस बात बादल का जी है। दिल को समझा देखिए, लीजिए, मैडम। समझा लीजिए दिल को। अब नहीं, नहीं, छोटा सा बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं, नहीं, सर, ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पर है वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 15 सीटें वहां पर लूज कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों का वहां पर भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए शिवप्रकाश पुरोहित जी जो आपको भर भर कर वोट डालते थे, एक सेकंड वहां पर भी आप देखिए हर जगह पर मुस्लिम और पॉपुलेशन से कोई नजर आ रही है। 215 पिछली बार आप हुए थे तो उसमें कितना योगदान था चुनाव आयोग का? नहीं उस समय चुनाव आप आयोग जीते तो चुनाव आयोग नहीं काम कर रहा है, तब जनता काम कर रही इस है। बार और अगर कोई और पार्टी जीत जाए तो चुनाव आयोग जीता है। नहीं पिछली बार 200 लोग लाइन में खड़े होकर के नहीं माने थे SIR के प्रक्रिया में, और जिस तरह से उद्दंडता की गई इनके लोगों द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा, वो देखिए आपने कहा SIR के अनुरोध वो नहीं बात करेंगे, मैं बताता हूँ नहीं साहिब जी, आपने देख लीजिए ना, मुस्लिम हम हमेशा ये कैलकुलेट करते थे कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन का 30% से ज्यादा है। कल भी हमने शो में बात की थी कि जहाँ पर TMC अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। अब तो साफ नजर आता है कि हर तरीके के इसमें तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन घटते हुए नजर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में जा सकते हैं बीजेपी मुख्यालय, और उन्होंने कहा इस साल के अक्टूबर शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल वापस आऊंगा तो कोई शाम 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे। शाम 6:30 बजे। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा जब भी बड़ी जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, राज्यों में जीत हो तो बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। और उम्मीद है कि जय मां काली के सारे के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना आगाज किया था चुनावी प्रचार का। आज उसी अंदाज में वो दिखेंगे, क्योंकि असम में भी अगर सेंचुरी और 177 के करीब बंगाल में पहुंच जाना, अभी तक के रुझानों के मुताबिक हालांकि नतीजे नहीं आए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि और बीजेपी की विचारधारा की पूरी लड़ाई और उसके चुनावी सफर भारतीय जनता पार्टी के जीत में इसमें साफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह उत्साह भी नजर आ रहा है। पहला हिमांशु मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी के मुख्यालय पे आएंगे, अमित शाह भी उनके साथ में रहेंगे। जीत का सेहरा इन दोनों के सर पर साफ नजर आता है। हिमांशु बिल्कुल जीत का चेहरा जो है वो इन दोनों के सोचते भी है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगभग 6:30 बजे के करीब जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, और जो कार्यकर्ता उसका वर्धन वो हमेशा करते हैं चुनाव जीतने के बाद, चाहे छोटे सा राज्य विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव रहे हो, उनके परिणाम आते हो, उसके साथ साथ जो है वो साथ ही साथ ये संदेश भी देते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो काम करते हैं और अपनी विचारधारा और अपने एजेंडे के साथ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और जिसका परिणाम हिमांशु आज सबसे बड़ी बात यही होगी, चर्चा यही होगी कि वैचारिक रूप से अगर आप देखिए संघ के 100 साल पूरे होने पर इससे बड़ी सौगात, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा है और जिस तरह से बंगाल उसकी भूमि बनी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अनेकों उनके नेता जिनकी जड़ें वहां से थी, लेकिन बावजूद इसके कभी भी उनकी सरकार नहीं बनी। और आज़ादी के इतने सालों बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह की ताकत झोंकी, 2014 के बाद भी वहां पर चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वहां पर मतलब ऐसी नौबत में नहीं आई, 3 से वो 77 पर जरूर पहुंचे।
लेकिन ये इतिहास रचने के बराबर है बंगाल। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष गृहमंत्री अमित पहले ममता बनर्जी के लिए खुशखबर है, क्योंकि भवानीपुर में कम से कम ममता बनर्जी अपना गढ़ अपना चुनाव क्षेत्र बचा पाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि चौथे दौर की गिनती में ममता बनर्जी 8,482 वोट से इस वक्त आगे चल रही है और शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं वहाँ पर। तो ये काफी बढ़त है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बीजेपी 182 पर पहुंच गई है। 182 पर वहाँ पर पहुंच गई है। 16 राउंड वहाँ पर अभी भी बाकी है, लेकिन 181 पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पहुंच गई है। 105 पर तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर अटकी हुई है। हिमांशु, जिसका जिक्र अंजना ने किया था, उस पर 2 लाइन में और ऐड करना चाहूंगा। 5 महीने अगर हम भारतीय जनता पार्टी के जीत के अगर देखें बंगाल के भीतर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर सरकार 2029 के चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती, इस तरीके से चुनौती को मात, हिंदुत्व की राजनीति का एक नया दौर यहाँ पर शुरू होगा। मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर पार्टियों को बड़ा झटका और पूरब से पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का केसरिया लहराएगा। कितनी बड़ी बात हिमांशु पार्टी के देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाया। मैंने पहले भी कहा था, उद्योगीकरण को बनाया, बेरोजगारी को बनाया, उसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवन पे कमीशन की घोषणा की और छोटी छोटी जातियों को वहाँ पे ओबीसी के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ध्रुवीकरण करना और एक मुस्लिम राजनीति जो पुष्टिकरण की राजनीति थी, उसके खिलाफ जो है वोटर्स को ये समझा पाना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आएगी, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है थोड़ी सी रुकावट आती है। और यही चीज है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके बोला। 2016 में 3 सीटें, 21 के अंदर 77 सीटें जीतना, और अब जो है लगभग ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के रुझान है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे है। अब 2016 में गृहमंत्री अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल जो है वो तब आएगा जब त्रिपुरा, बंगाल और केरल में सरकार बन जाएगी। तो 2 राज्यों के उसमें से त्रिपुरा में तो गठन सरकार बन गई थी, लेकिन ममता बनर्जी की वजह से बंगाल का गढ़ वो रुकवाने की कुछ, केरल के भीतर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी की एंट्री केरल के भीतर भी हो चुकी है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए की सरकार वहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। केरल में भी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस वहाँ पर आगे चल रही है। बीजेपी शायद 1 सीट वहाँ पर जीत सकती है, जबकि तमिलनाडु में भी उम्मीद की जा रही थी कि डीएमके और टीवीके के बीच में संघर्ष होगा, लेकिन वहाँ भी बीजेपी प्लस यानी एआईडीएमके प्लस नंबर 2 के सिचुएशन पर प्रदीप भंडारी भी कह रहे थे, उस पर एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ, तो वो कह रहे थे कि भाई, और उस आर्ग्यूमेंट में दम भी है कि हम जहाँ पर हिंदू वोट्स में पहुँच गए हैं, हमको सिर्फ 8-10% का इजाफा चाहिए। निर्णायक जीत दिला सकती है बीजेपी को, और थोड़ा बहुत भी अगर इंटी इनकम्बेंसी हुआ तृणमूल कांग्रेस से जीत क्या है, जबरदस्त जीत कहलाएगी। 181 सीटों पर, दिस इज मैसिव। 104 सीटों पर अगर टीएमसी अटक गई, आई आपको सुनाते हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने ये बंगाल में कहा था कि 1 बजे के पहले ममता दीदी बंगाल से हट जाएंगी। आइए आपको सुना देते हैं। 12 बज चुके हैं, अभी सिर्फ 12 बजे हुए हैं, और उससे पहले ये 181 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आई। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी टाटा गुरबा। गृहमंत्री अमित शाह इस बार बहुत अग्रेसिव थे। जहाँ जहाँ वो गए, उनके रोड शोज को भी मैंने कवर किया। मैंने देखा कि किस तरह से वो लोगों से बातचीत कर रहे थे और बार बार कहते थे, क्योंकि उनको हमेशा एक बात सताती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भयभीत न हो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, और इसी वजह से वो कहते थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता अगर गुंडे होंगे तो उनको उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा। एक जो अग्रेसिव और आक्रामक अंदाज उन्होंने अपनाया, उसकी वजह से बीजेपी का भी जो काडर था वो जमीन पर टिका रहा, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव में गए। सोचिए, 50 से ज्यादा तो रोड शोज, रैलीज गृहमंत्री अमित शाह ने 15 दिन वहां पर रहकर किया है। रात में हर जगह में, कई जिलों में, हर जोन में लगभग वो रात में रुकते थे। हर सीट का मुआयना, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा, बाहरी वर्सेस बंगाली पर ज्यादा हमको घेरा ना जाए। हमेशा कहा जाता है कि भाई वहाँ खाने नहीं देंगे, मीट मछली नहीं खाने देंगे, तो उसको काउंटर कैसे करना है। और कोलकाता के बीजेपी के दफ्तर में जश्न वहाँ पर शुरू हो गया। मनीष पांडे की रिपोर्ट
कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। इस वक्त देख सकते हैं लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं। अब जो नंबर है कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है कि अब उनकी जीत पक रही है, उनका सरकार बन रहा है। लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। 28 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, जीरो से शिखर तक। मुझे जो आनंद आ रहा है मैं आपको वैसे ही आनंद आ रहा हूँ। 28 साल से गाड़ी चला रहे हैं तो देख सकते हैं जो शख्स हमसे बात कर रहे थे उनका कहना है कि 28 साल से वो बीजेपी के नेताओं की गाड़ी चला रहे थे। अब जो माहौल है यहाँ पर पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। बाहर भी आपको देखिए उसी तरीके से लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, एक एक करके डब्बे आ रहे हैं और उसके बाद सेलिब्रेशन हो रहा है। अच्छा, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, दिखाई दे आपको नरेंद्र मोदी की फोटो है और फोटो को आ रही है। वहीं मेदिनीपुर में 26 सीटों का बहुत बड़ा गेन है। वहीं पर आप देखिए मालदा में 13 सीटों का गेन है, 3 सीटों का गेन उनको जलपाईगुड़ी में है और वर्धमान में 31 सीटों का गेन। तो ये कुल मिलाकर बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में अपने वोट्स को कंसोलिडेट किया है। उनका जो चढ़ाव है वो साफ दिख रहा है और सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी का इलाका जहां पर बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा आश्वस्त थी। कोलकाता की 11 की 11 सीटें 2 बार से ममता बनर्जी लगातार जीत रही थी। इस बार अगर वहां पर भी बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। कांग्रेस और सीपीएम देखना है आपको, दिखा देते हैं। चलिए कांग्रेस का भी दिखा देते हैं क्योंकि आलोक शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं और सीपीएम भी दिखा देते हैं। ये कांग्रेस का यहाँ पर है, लेकिन गौरव भाटिया जी इतना खुश मत होइएगा। 0-0 का स्कोर कार्ड है, ना पहले कुछ था ना भी कुछ है, आगे पता नहीं क्या होगा। चलिए अब लेफ्ट का आपको सीपीएम का भी दिखा देते हैं जल्दी से। अब मुझे पता है गौरव भाटिया आप मुस्कुरा रहे हैं। खबर ये भी है कि अनिल चौधरी भी पीछे चल रहे हैं। निकाला ना तो आपका भी ऐसा ही हाल दिखेगा। इसलिए रुक जाइए, सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से देखते हैं। अधीर रंजन चौधरी भी पीछे चल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी पहले भी पीछे चल रहे थे। महारथियों की बात ये देख लीजिए ना, उससे पहले सीपीएम का भी हाल देख लीजिए क्या है। सिर्फ मालदा में 1 सीट और महारथियों की बात अगर हो रही है तो यही मैं आपसे कह रही थी। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने उनको पुरोहित जी हरा दिया और अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को महान होकर आपको कहना चाहिए कि आप हमारी तरह से रसगुल्ला लीजिए और आप उनके लिए जब उनके नेता वहाँ चुनाव में उतरे तब आपके ही उम्मीदवार ने उनको हरा दिया था। लेकिन कुल मिलाकर मैं जल्दी से एम पर आती हूँ क्योंकि अगर आप ये वाली सीट देख सकते ये वाली एम पर देखेंगे तो ममता बनर्जी की सीट आ जाएगी इसमें। और ममता बनर्जी फिलहाल आगे चल रही है भवानीपुर से। तो भवानीपुर जो हॉट सीट है उसकी बड़ी लड़ाई आप यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर आगे चल रही है और इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी अब पीछे हो गए हैं। काफी मार्जिन हो गया है, 17,244 वोट जैसा कि आप देख रहे हैं वो ममता बनर्जी को मिल गया है। 17,244 वोट है। ये सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं, एक सेकंड ये हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये 17,244 वोट उनको वहां पर मिल गया है। और वहीं शुभेंदु अधिकारी को अगर आप देखेंगे तो ये है उनका 8762 वोट्स। हालांकि 261 वोट मतलब ये श्रीजीत विश्वास जो है वो काफी पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मार्जिन फिलहाल यहाँ पर ममता बनर्जी ने ले लिया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर पश्चिम बंगाल की साफ है, जिसमें क्षेत्रवार तरीके से आप देखिए, अन्य जगहों पर देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस इस वक्त बीजेपी की दिख रही है। और प्रेसिडेंसी के इलाके में मुझे लगता है सबसे बड़ा उनका लीड, जहाँ पर अगर उनको 30 से ज्यादा सीटों का वादा हो रहा है तो ये एक बड़े विजय में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। 77 से 189। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने जानुरी की बात की थी, ये भी कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैं वापस आऊंगा। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा।
मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को सन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है।